हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्सव ऑनलाइन। आज की क्लास में बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जो है फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है थर्ड यूनिट का, उसमें आज बात करेंगे जो है सेल कितने टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेल की टाइप्स पे, प्रोकैरियोट यूकैरियोट। उसके पहले आप एक चीज़ थोड़ा सा बता दें, हम पिछले वाले लेक्चर में हमने एक टॉपिक नहीं बताया था, सेल की साइज़ और थोड़ा सा शेप के बारे में। ठीक है, तो आज इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट लगेगा, पहले उसको निपटा देते हैं। ठीक है, तो पहले सुन लीजिए आप ऐसे ही। जो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, ये बैक्टीरियम होती है, ये भी आपको पता है। ठीक है, बैक्टीरियम होते हैं। और जो हमारी लार्जेस्ट सेल होती है, हमारा ऑस्ट्रिच का एग होता है। जो ऑस्ट्रिच का हमारा अंडा होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, जो ऑस्ट्रिच का एग होता है सबसे बड़ी सेल होती है। ठीक है, इसके अलावा जो लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी में वो हमारी नर्व सेल होती है। ठीक है, हमारी नर्व जो हमारी दिमाग की सेल होती है हमारी सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट सेल होती है। ठीक है, उसके बाद सेल के शेप की बात करते हैं। ठीक है, सेल का जो शेप होता है ये आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। ठीक है, तो ये आप बहुत सारे अलग अलग जो है वेरी करता है। थोड़ा इनको स्टार्टिंग में देख लेते हैं। ठीक है, ठीक, जो इस टाइप का देखिए पहला फिगर बना, ये रेड ब्लड सेल है, आरबीसी है। ठीक है, आरबीसी। ठीक है, ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है। ठीक है, इसमें आप देखिए कि ये जो है राउंड एंड बाई कनकेव होती है। ठीक है, एरिथ्रोसाइट होती है, राइट, राउंडेड बाई कनकेव, राउंडेड बाई कॉनकेव, राउंडेड बाई कॉनकेव, राउंडेड बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव होती है, बाई कॉनकेव शेप होती है। ठीक है, इनको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, राइट, राउंड बाई एंड बाई कॉनकेव शेप होती है, आरबीसी होती है। ठीक है, पहली आपने जो स्ट्रक्चर हमने बनाया बाई कॉनकेव। ठीक है, आरबीसी। ठीक है, आरबीसी देखा। ठीक, अब नेक्स्ट कुछ ऐसे ही बनी, हम सेम नहीं बना रहे। ठीक है, इसको कहते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल। WBC, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, वाइट ब्लड सेल क्या होती है? ये एमेबाइड होती है, इरेगुलर होती है, एमेबाइड होती है, एमेबाइड होती है, ये इरेगुलर होती है। इरेगुलर मतलब इसका मतलब ये, इसका कोई भी शेप सेम नहीं होगा, सब अलग अलग होगा, अलग एक दूसरे से कोई मिलता जुलता नहीं होगा। ठीक है, हमने सेकंड बताया आपको WBC, पहला RBC, दूसरा WBC। ठीक है, अब थर्ड की बात करते हैं। कोल्यूमिनर एपिथेट सेल। ठीक है, थोड़ा ऐसे देखिए आप, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ऐसे बना है। ठीक, इसमें हाँ, ठीक, पहली चीज़ तो ये देख लीजिए, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दिख भी रहा होगा, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये प्लेट लाइक ऐसा लगता है कि प्लेटों से मिलके बने हैं। ठीक है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, इनका जो है क्या कहते हैं, इनका जो न्यूक्लियस होता है, सॉरी हाँ, इनका जो न्यूक्लियस होता है, ये इनका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये लोअर लेवल पर प्रेजेंट होता है, लोअर लेवल पे इनका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनका न्यूक्लियस जो है वो लोअर लेवल पर प्रेजेंट होता है। पहली चीज़ ये प्लेट लाइक होते हैं, दूसरी चीज़ इनका लोअर लेवल पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमने पहली चीज़ क्या बताई, प्लेट लाइक होते हैं, दूसरी चीज़ क्या है, थोड़ा सा लिखने में समस्या, हम तो पास तक आना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, पहली चीज़ हमने आपको क्या बताई, प्लेट लाइक होते हैं, दूसरी चीज़ क्या है, लोअर लेवल पे इनका जो है क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, कोल्यूमिनर एपिथेट सेल होते हैं। ये लॉन्ग एंड नैरो होते हैं, कोल्यूमिनर एपिथेट सेल, लॉन्ग एंड नैरो। ठीक, लॉन्ग एंड नैरो होते हैं, कोल्यूमिनर एपिथेट सेल होते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आपको बता दी। ठीक है, अब चौथी सेल पे आते हैं, जो चौथा एग्जांपल, पहला हमने RBC बताया, दूसरा WBC बताया, तीसरा कोल्यूमिनर एपिथेट सेल बताया। ठीक है, अब चौथी बात करते हैं। ठीक, सॉरी, ठीक, ये हमने एग्जाम जो बना दी है, हमारी नर्व सेल है। ये हमारी क्या है, नर्व सेल है, ये हमारी नर्व सेल है। ठीक है, ये कुछ इस शेप में होती है। ठीक है, नर्व सेल हमारी बॉडी की मतलब सबसे बड़ी सेल होती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल होती है। ठीक है,
अब नर्व सेल में थोड़ा देखिए आप, क्या ये तो पता ही आपको कि इसमें ब्रांच्ड होती है, लॉन्ग होती है, ब्रांच्ड होती है, लॉन्ग होती है, ये तो आपको ही पता है। बहुत सारी देखिए ब्रांच्ड है इसमें और लॉन्ग है, ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो हमारा पांचवा एग्जाम्पल है, पांचवा एग्जाम्पल थोड़ा ऐसे है, ये एक प्लांट है, ट्राइकेट प्लांट है, उसका एग्जाम्पल है, ठीक है, ट्राइकेट जो प्लांट है उसका एग्जाम्पल है। बहुत नॉर्मली बहुत कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है इसमें, बस थोड़ा थोड़ा है जो एनसीईआरटी का डाटा है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इसी से समस्या आ जाती है। हाँ, जब देखिए कुछ ऐसे ही बना है, ठीक है, ये ट्राइकिड होता है, ठीक है, ठीक, जो ट्राइकिड होता है इसमें आप देखिए ये इलोंगेटेड होता है, CHIED, ये इलोंगेटेड होता है, ठीक है, ये इलोंगेटेड होता है, ठीक है, ये इलोंगेटेड होता है, ट्राइकेट नाम का प्लांट होता है, ठीक है, ये प्लांट होता है, ये इलोंगेटेड होता है, सेल अच्छी होती है इसकी, ठीक है, देख लिया आपने, ट्राइकेट नाम का प्लांट होता है, इलोंगेटेड होता है, ठीक है, इसके सेल होती है। अब लास्ट की बात करते हैं। ठीक, देखा आपने, इसमें देखिए थोड़ा ये ऐसे ऐसे टाइप के वो होते हैं, ठीक है, ये क्या होती है, ये मेसोफिल सेल होती है, राउंडेड ओवल होती है। ये पहली चीज़ तो जान लीजिए क्या होती है, ये मेसोफिल सेल होती है, मेसोफिल सेल होती है। ये क्या होती है, लॉन्ग राउंड एंड ओवल होती है, इसको बता रहे क्या होती है, राउंड एंड ओवल, राउंड एंड ओवल, ठीक है, राउंड एंड ओवल होती है, ठीक है, ये मेसोफिल सेल है, राउंड एंड ओवल होती है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देखिए आप, ये प्लांट की लीफ में फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। ये जो होता है, ये जो साहब है, ये प्लांट की लीफ में पाए जाते हैं, जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बने आपको, ठीक है, ये प्लांट की लीफ में पाए जाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसका कैरेक्टर है, फोटोसिंथेसिस कौन होते हैं, प्लांट होते हैं कि एनिमल होते हैं, ठीक है, तो कुछ दोनों होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, तो जितने भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं शायद फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, तो ये फोटोसिंथेटिक वेल होते हैं, प्लांट की लीफ में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने आपको जो पिछला थोड़ा सा था उसमें हमने आपको बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा बता दिया, ठीक है। अब प्रोकैरियोट यूकैरियोट क्या होते हैं, इसके बारे में हमने डिफरेंस क्या क्या है वो आपको बताया था, ठीक है। अब बात करेंगे आज प्रोकैरियोट यूकैरियोट की थोड़ी डीपली अंदर तक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोट, ठीक है। सॉरी, आपकी वजह से मेरा मार्कर गिर गया, मुझे झुकना पड़ रहा है, मिल गया मार्कर, ठीक। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल की, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल हमने बनाए रखा था, ठीक है। ठीक, ठीक, ये जीनोमिक डीएनए है, ये जीनोमिक डीएनए है, ये हमने बताया था आपको, ठीक है। ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है, ठीक। इतने बेसिक चीज़ आपको हमने बताई थी, ठीक है। थोड़ा सा अंदर तक आज घुसते हैं। और एक चीज़ और नहीं, आप यहाँ पे एक चीज़ और होता है, ये ऐसे गोले गोले टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम प्लास्टिड कहते हैं, ठीक है। तो इनको भी जान लीजिए, प्लास्टिड, ठीक, इनको हम प्लास्टिड कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहली चीज़ मैंने बताई, जो फ्लूइड मैट्रिक्स बड़ा होता है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जीनोमिक डीएनए होता है जो नेक्ड होता है, इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऊपर से बाल नहीं पाए जाते, ठीक है। और ये हमारा प्लास्टिड होता है, ठीक है। इसके अलावा हम जो आपको बताया था इसमें, ठीक है, कि इसकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है, ये इसकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है, इसकी सेल वॉल और उसकी सेल वॉल में बस इतना फ़र्क है, ठीक है, कि इसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, उसकी इसकी जो सेलुलोज होती है वो उसकी बनी होती है, क्या कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकोजन की बनी होती है। हाँ, इसकी जो सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकोजन की बनी होती है, ये जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकोजन की, और उसकी शायद सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकोजन,
इसकी जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकोजन की बनी होती है, ठीक है। इतनी चीज़ें बेसिक थी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। अब थोड़ा सा आज बहुत ज़्यादा इतना हमने नॉर्मली आपको स्ट्रक्चर बता दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें हमने बस 3 चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी बताई आपको। पहली चीज़ में जीनोम डीएनए पाया जाता है, ठीक है, देख लिया आपने। जो गोले गोले छोटे स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम प्लास्टिड कहते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स बना होता है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा इसकी जो सेल वॉल बनी होती है हमारी पेप्टिडोग्लाइकोजन की बनी होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा डीपली स्टार्ट करते हैं, बार बार हम इसका जो है स्ट्रक्चर ये नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम लास्ट में आपको बना के एक बार शो कराएंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं क्या, जे ऊपर का हटा दे क्योंकि इतनी जगह इंग्लिश जा रही बार बार, ठीक है। तो आपको पता ही है सेल चल रही है। प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, बात चल रही है प्रोकैरियोटिक सेल की, ठीक है। तो एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि जो हमने आपको यूकैरियोट प्रोकैरियोट बताया था कि सिर्फ मोनेरा हमारा प्रोकैरियोट होता है, बाकी सभी यूकैरियोट होता है। इसका मतलब इसमें क्या है, सभी हम बैक्टीरिया को पढ़ेंगे, सभी प्रोकैरियोट को ही पढ़ेंगे, सभी मोनेरा को ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, प्रोकैरियोट सेल को बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। और ये दूसरी चीज़ हमने बताई थी, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा वो करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि बैक्टीरिया हर जगह मिल जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक होते हैं ये हर जगह मिल जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल हर जगह, मतलब हर कड़ कड़ में विराजमान है, ठीक है। इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा शो करते हैं, ठीक है। रिप्रोड्यूस बहुत जल्दी होते हैं और ये सामान्य, मतलब ये नॉर्मली जो होते हैं यूकैरियोट से छोटे होते हैं, ठीक है। बट ये मल्टीप्लाई बहुत तेज़ करते हैं, ये यूकैरियोट से छोटे होते हैं। पहली चीज़ हमने क्या बताया, इनकी डाइवर्सिटी ज़्यादा है, डाइवर्सिटी ज़्यादा शो करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने आपको क्या बताई कि यूकैरियोट से छोटे होते हैं, यूकैरियोट से छोटे होते हैं, यूकैरियोट से छोटे होते हैं, कैरियोट से छोटे होते हैं, यूकैरियोट से छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, बट यूकैरियोट से छोटे तो होते हैं बट ये मल्टीप्लाई बहुत तेज़ी होते हैं, मल्टीप्लाई बहुत तेज़ करते हैं, ठीक है। हमने आपको क्या बताया, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा शो करता है, यूकैरियोट से छोटे होते हैं बट ये मल्टीप्लाई बहुत तेज़ होते हैं। बहुत तेज़ मतलब वही डाइवर्सिटी का मतलब ये हर जगह बनते हैं, हर जगह में आ जाते हैं, बहुत तेज़ बढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नॉर्मली इतना था, ये शेप तथा साइज़ में वेरी कर सकते हैं, ठीक है। ये शेप अलग अलग, शेप इनका अलग अलग साइज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये मेनली जो है ये 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये शायद हमने आपको मोनेरा पढ़ा था फिर भी बताया था, ठीक है। तो आज भी थोड़ा बता देते हैं आपको, ठीक है, ठीक है। ठीक, इसमें देखिए हमने 4 टाइप्स आपको बताया, ठीक है। पहला टाइप जो हमारा बैसिलस है, बैसिलस, ये जो हमारा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये हमारे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये रॉड लाइक होते हैं, ये कॉकस स्फेरिकल होते हैं, कॉकस, ये स्फेरिकल होते हैं, ये स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। स्फेरिकल मतलब गोले गोले होते हैं, ठीक है। जो हमारा थर्ड है ये स्पिरिलम होते हैं, स्पिरिलम मतलब स्पाइरला होता है, स्पिरिलम, स्पाइरिला लाइक होते हैं ये, ठीक है, ठीक है। और चौथा जो हमारा है विब्रियो, विब्रियो जो हमारा कॉमा शेप्ड होता है, देख के भी आपको पता चल रहा है। हमने आपको बताया जो प्रोकैरियोट होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहले हमने आपको बताया ये बैसिलस होते हैं, जो रॉड लाइक होते हैं, बैसिलस होते हैं। दूसरा कॉकस बोलते हैं, जो स्फेरिकल होते हैं, गोले गोले होते हैं। तीसरा हमने बताया स्पेरिलम होते हैं, जो स्पाइरिला शेप में होते हैं, ठीक है। चौथा हमने विब्रियो बताया जो कॉमा शेप्ड होते हैं, विब्रियो कॉलरी, ठीक है, विब्रियो जो कॉलरी डिसीज होती है, ठीक है। हमने आपको इनके 4 अलग अलग शेप बता दिए, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के शेप होते हैं, ठीक है, ठीक। बहुत ज़्यादा इनमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस अलग अलग टाइप्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के शेप तथा फंक्शन में वैरायटी होने के बावजूद प्रोकैरियोटिक सेल के
प्रोकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन समान होता है, ये आपको पता है, ठीक है, ये हम बता दे रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के शेप तथा फंक्शंस में वाइड वेराइटी होने के बावजूद प्रोकैरियोटिक सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन समान होता है। वाइड वेराइटी होने के बावजूद प्रोकैरियोट, हाँ, इसका मतलब ये है कि सभी प्रकार की प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं किसी में अलग अलग कुछ होता है, सभी का प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जितने भी हैं ऑर्गेनिज्म, सभी की मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो होता है, चाहे भी प्रोकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन समान होता है, मतलब सभी में रिस्पायरेशन, डाइजेशन, जितने भी प्रोसेस होते हैं सभी में सेम होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं किसी में अलग होता है, ठीक है। इनमें कोई होते तो अलग टाइप, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी का अलग हो रिस्पायरेशन। हम में क्या है, बहुत सारी अलग अलग है, कोई जानवर ऐसा है जो कहीं और से कुछ सबका अलग अलग है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, इनका सब कुछ सब में सेम है, सभी प्रोकैरियोटिक सेम ही होते हैं, ठीक है। हाँ, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी में प्रोकैरियोटिक सेल वॉल पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है। सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करने वाली जो होती है वो सेल वॉल होती है। सेल वॉल हमने आपको बताया था, जो ऊपर होती है सेल वॉल, जो पेप्टिडोग्लाइकोजन की बनी होती है, ठीक है। प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, हाँ, ये इस माइक्रो साइटोप्लाज्म कहते हैं, हमने बता दिया था आपको, ठीक है। सेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोट में सेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। हमने बताया था कि ये जो हमारा जीनोटाइपिक वो बना है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। जो ऐसे ऐसे लाइक स्ट्रक्चर थे वो हमने बताया था इसमें नहीं पाए जाते, ठीक है। तो ये हमने बताया था इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये बात पहले ही हमने आपको बता दी है, ठीक है। इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया। जीनोमिक मटेरियल बेसिकली नेक्ड अर्थ होता है, अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में घिरा नहीं होता, मतलब ये जो जीनोमेटिक मटेरियल ये घिरा नहीं होता, प्लाज्मा, ये हमने पहले ही बताया था नेक्ड होता है, ठीक है, ये घिरा नहीं होता है, सेल एनवेलप इसमें नहीं हो, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि बहुत सारे बैक्टीरिया में जीनोमिक डीएनए के बाहर स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जैसे प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड यहाँ हमने आपको बनाया दिखाया था, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड हमने आपको बताया था, ठीक है। प्लाज्मिड कहाँ होते हैं, छोटे छोटे जो स्टॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको हमने प्लाज्मिड बताया, ठीक है आपको। इसके बाद जीनोमिक डीएनए सिंगल क्रोमोसोम, वो सर्कुलर होते हैं कि जीनोमिक डीएनए जो होते हैं सर्कुलर क्रोमोसोम्स होता है, वो हमने आपको बताया था, ठीक है। ये जो हमारा जीनोमिक डीएनए होता है ये ऐसे 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 होता है, ठीक है, तो इसको सर्कुलर क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने आपको बताई थी, ठीक है, उसमें बताया था कि प्लाज्मिड जो होते हैं डीएनए बैक्टीरिया के यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर को बताते हैं, जैसे एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस। हमने बताया था कि इसमें आर फैक्टर होता है, एक आर फैक्टर होता है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को वो करता है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस को पता करता है, और यही कुछ मतलब हमने बताया कि यो यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर्स को बताते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड डीएनए जो होते हैं जार फैक्टर जो है ये एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस को चेक करता है, बताता है, ठीक है, करवाता है। और हमने आपको बताया था जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो हमारे इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये प्लाज्मिड मतलब स्टार्च के फॉर्म में होते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हमने आपको बताई थी, ठीक है। तो इसके बाद जो है इसमें लिखा है राइबोसोम्स के अलावा प्रोकैरियोट में यूकैरियोट जैसे ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं। ऑर्गेनेल हमने आपको बताया था कि इसमें गोल्जी का ER ये सब कुछ नहीं पाया जाता, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी का ये सब यूकैरियोट में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता, ठीक है। तो पर एक प्रोकैरियोट में इंक्लूजन का पाया जाना यूनिक होता है, डी जी बिल्कुल। प्रोकैरियोट में इंक्लूजन बॉडी पाई जाती है जो कि इसका यूनिक फॉर्म होता है, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी आगे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी थोड़ा देखिए आप, स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, और इनको इंक्लूजन बॉडी कहते हैं, ठीक है। मेसोजोम सेल मेम्ब्रेन का स्पेशलाइज्ड डिफरेंट रूप है। मेसोजोम का पाया जाना प्रोकैरियोट की कैरेक्टरिस्टिक है। मेसोजोम प्रोकैरियोट में पाया जाता है, यूकैरियोट में नहीं पाया जाता। मेसोजोम एसेंशियली सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है, जी बिल्कुल। मेसोजोम आप देखिए क्या होती है कि देखिए आप थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, ये हमारी सेल है, ठीक है, और ऐसे, ठीक है, ऐसे करके। अब ये जो हमारी इनफोल्डिंग है अंदर, ठीक है, इसी को हम कहते हैं मेसोजोम, ठीक है, इसी को कहते हैं मेसोजोम, ठीक है। ये जो हमारी अंदर इनफोल्डिंग होती है इसी को हम कहते हैं मेसोजोम, ठीक है। जो हमारी सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इनफोल्डिंग होती है अंदर, इसी को हम कहते हैं मेसोजोम, ठीक है। मेसोजोम जो होती है इसी को कहती है। जो हमारी सेल वॉल होती है, ये हमारी सेल वॉल है, ये हमारी सेल वॉल है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और जो अंदर इनफोल्डिंग होती है और ऐसे होती है इनफोल्डिंग होती है, इसको हम कहते हैं मेसोजोम, ठीक है। तो मेसोजोम आपने समझ लिया क्या होती है। एक चीज़ और, साइज जो प्रोकैरियोटिक का साइज होता है वो 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। 10 माइक्रोमीटर होता है, 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर, ये 1 माइक्रोमीटर मतलब ये हमने अप्रॉक्स साइज बताई, ठीक है। जो प्रोकैरियोट का साइज होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर का होता है, ये अप्रॉक्स है, क्लियर नहीं है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको देखते हैं सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन में थोड़ा देखते हैं आप, ठीक है। हमने आपको बताया था कि इसमें जो है 3 लेयर्स होती है, ठीक है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और एक आउटर लेयर होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और एक आउटर लेयर होती है, ठीक है। और इन तीनों को जो होता है, ठीक है, जब ये तीनों मिल जाती हैं जो, तो समझ रहे हैं हम, तो इनको मतलब टाइटली बाउंड करती हैं, मतलब केमिकली कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। तो देखिए इसमें क्या है कि हाँ, जब ये तीनों लेयर, हाँ एक चीज़ देखिए आप, हमने इसमें क्या बताया था आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, बहुत शॉर्ट में लिखना समझ जाइएगा, ठीक है। आउटर लेयर, ठीक है, आउटर लेयर। अब एक चीज़ देखिए आप, जहाँ पर ये तीनों लेयर, ठीक है, जहाँ पर ये तीनों लेयर बहुत ढीली, ठीक है, बहुत ढीली प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ढीली हो, मतलब इन तीनों लेयरों के बीच में अगर थोड़ा स्पेस हो, जैसे दिख रहा है ना, इन तीनों, मान लीजिए 3 लेयर हैं, अगर इन तीनों लेयरों के बीच में देखिए अगर स्पेस ऐसे है, ठीक है, अगर ज़्यादा स्पेस है तो इसको कहते हैं हम स्लाइम लेयर, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्लाइम लेयर, ठीक है। बट अगर इन्हीं तीनों लेयरों में ऐसे बहुत ही टाइटली बंधी हुई है, जैसे देखिए ये मार्कर है, ठीक है, वही तीनों लेयर ये भी हैं, ठीक है। एक को मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरी को सेल वॉल, तीसरे को आउटर लेयर, ठीक है। ये ब्लैक ले लेते हैं, ठीक। ये देखिए आप, सबसे बाहर हमने क्या बनाया है, सबसे बाहर हमने बनाया था प्लाज्मा, सॉरी आउटर देखिए, सबसे आउटर देखिए हमने क्या बनाया है, ठीक है। सबसे आउटर पे क्या बनी है, आउटर सेल वॉल, ठीक है। बीच में हमारी क्या है, बीच में सेल वॉल है, ठीक है। नीचे क्या है हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, दिख रही है आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, आउटर सेल वॉल, ठीक है। ये देखिए जब तीनों अलग अलग हैं, ऐसे दूर हैं, इसको कहते हैं स्लाइम लेयर, ठीक है। जब तीनों एकदम कसी है, टाइटली बंधी हुई हैं, तो इसको क्या कहते हैं, कैप्सूल, इसको हम कहते हैं कैप्सूल, ठीक है, इसको हम कहते हैं कैप्सूल, ठीक है। चीज़ समझ में आ गई, सारा गेम यहाँ भी है। इसमें देखिए लिखा है आपके बुक में कि प्रोकैरियोटिक सेल मेनली बैक्टीरिया सेल में केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवलप होता है। सेल एनवलप में टाइटली बाउंड 3 लेयर होती हैं। ग्लाइकोकैलिक्स, इसको हाँ एक चीज़ नहीं पता आपको, इसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, जो हमारी आउटर लेयर होती है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, इसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, जो हमारी आउटर लेयर होती है, ठीक है। और सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो बता दिया आपको, ठीक है। ये सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सेल वॉल, इसको सेल वॉल ही कहते हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कहते हैं, ठीक है। आउटर, मिडिल, इनर, ठीक है, तीनों चीज़ें आपको पता है, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। इसके बाद देखिए आप कि सेल एनवलप की हर लेयर को जो है अलग अलग, मतलब अलग उनका कार्य सब अलग अलग होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये तीनों मिलकर सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह कार्य करती हैं। जब ये तीनों मिल जाती है तो सिंगल प्रोटेक्टिव, एक मतलब एक, जब ये तीनों मिल जाती है तो इनका मेन काम क्या है, ऐसा तो नहीं कि आपस में लड़ाई करने का, इनका मेन काम का है प्रोटेक्शन का। तो ये प्रोटेक्शन के लिए तीनों, मतलब हमने जो बताई वही ये चीज़ है, ठीक है। मिलकर सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह कार्य करती हैं, ठीक है, तीनों मिलकर एक यूनिट बनाती है, ठीक। सेल एनवलप के डिफरेंट था ग्राम। अब इसमें थोड़ा देखिए आप, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, थोड़ा आप इसमें आगे देख लीजिए आप, ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम नेगेटिव क्या है। तो एक शब्द आता है ग्राम, जो क्रिश्चियन ग्राम साहब थे, ग्राम, ठीक है, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, इसमें इन्होंने बैक्टीरिया को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, ठीक है। क्रिश्चियन ग्राम साहब ने बैक्टीरिया को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, ग्राम, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव, ठीक, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ठीक। अब स्टेन साहब ने जब बैक्टीरिया को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, इन्होंने एक चीज़ देखिए इसमें बताया था, ठीक है, कि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं ये क्या करते हैं कि पॉजिटिव जो होते हैं ये स्टेन को लेते हैं, ये स्टेन को ले लेते हैं, ये स्टेन को ले लेते हैं, ठीक है, ये स्टेन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट ये स्टेन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझिए, स्टेन क्या होता है, स्टेन को एक्सेप्ट। अक्षय को बताइए आप, कभी आपने वो देखी है क्या कहते हो, जो आजकल गर्मियों में देखिए बर्फ़ वाली जो आइसक्रीम देते हैं, आइस, ऐसे कभी देखा होगा, ऐसे बर्फ़ का होता है, उसको तोड़ के ऐसे एक डंडी में फंसाते हैं, उसमें क्या करते हैं वो कलर, डिफरेंट आइस के कलर डालते जाते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए आप कि यहाँ पर जो है, जो क्रिस्टल वायलेट होता है, जो क्रिस्टल वायलेट जो है, अगर इसके ऊपर मान लीजिए हमारा ये, हाँ ऐसे देखिए, ये मान लीजिए हमारा ये कुछ है, ठीक है, ये
हमने भाई मान लीजिए बर्फ़ का वो है पीस है, ठीक है, इस पर हमने अगर ग्लाइकोकैलिक्स डाला, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है, सॉरी जो हमारा क्रिस्टल वायलेट जो होती है, सॉरी ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, जो हमारा क्रिस्टल वायलेट होता है, अगर क्रिस्टल वायलेट को अगर हम इस पर डाला और अगर क्रिस्टल वायलेट इस पर डाल दिया, ठीक है, और एक इसमें फैल गया, ठीक है, इसके अंदर, बट अगर पानी डालने पे, ये मान लीजिए ब्लू कलर हमने पानी डाला और इस पर ये ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, ये इस पर चिपका ही रहता है, हटता नहीं है, इसको हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव ये होते हैं जो स्टेन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब स्टेन उसमें धुले ना, ठीक है, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होता। अगर हमने इसमें डाला तो इसमें अगर हमने क्रिस्टल वो डाला वायलेट, तो क्रिस्टल वायलेट डालने के बाद देखिए आप, अगर हमने इसमें दोबारा जो है पानी डाला तो ये सब क्या होते हैं, साफ हो जाते हैं, ठीक है, ये इसमें नहीं होते, तो मतलब ये स्टेन को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, ये स्टेन को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इनको सॉरी ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, ये स्टेन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्टेन को जो क्रिस्टल वायलेट स्टेन डाली जाती है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए उनको ग्राम नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव मतलब जो उस स्टेन को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, बर्फ किसी लिए किसी बर्फ है उसके ऊपर अलग कलर डालिए बट पानी डाल दिया तो कलर खत्म हो जाए, वो होती है ग्राम नेगेटिव। बट कलर आइसक्रीम कोई ऑरेंज कलर डाल दिया और वायलेट कलर डाल दिया और वायलेट कलर पानी डालने में खत्म ना, उसको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव को सिर्फ इतना मतलब है जो स्टेन को एक्सेप्ट करता है उसको कहते हैं पॉजिटिव, जो एक्सेप्ट नहीं करता उसको कहते हैं नेगेटिव, ठीक है। इतनी चीज़ें आप जान गए, ठीक। अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ठीक, अब डिफरेंट बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स की मोटाई और केमिकल्स कंपोजिशन अलग अलग होता है, ठीक। बिल्कुल ग्लाइकोकैलिक्स हमने बताया था आपको, ग्लाइकोकस जो आउटर लेयर होती है, जो हमारी आउटर लेयर होती है ये वाली सबसे ऊपर वाली, इसकी मोटाई चौड़ाई मतलब अलग अलग होती है अलग अलग बैक्टीरिया में, ठीक है, ये डिफरेंट होती है, अलग अलग सेम सब में नहीं होती, ठीक है, किसी में ज़्यादा मोटी किसी में कम मोटी, ठीक है, वो तो आपको पता है। और ग्लाइकोकैलिक्स में कुछ लूज सीट लेयर होती है, स्लाइम लेयर, जबकि अन्य में थिक टप होती है, कैप्सूल कहते हैं, ये बता दिया था। सेल वाल को शेप तथा स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रदान करती है, सेल वाल सेल को शेप तथा स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रदान करती है। एक चीज़ बताइए, अगर ये मार्कर है और अगर इसके अंदर सिर्फ ये जो इंक भरा है या जो इसके अंदर जिप वो डाली गई है सिर्फ वही रहती है, स्ट्रक्चर बाहर का ना होता तो क्या मार्कर का शेप पाता? नहीं पाता ना। मार्कर का शेप देने के लिए क्या इसके ऊपर ये जो वाल लगाई गई है प्लास्टिक का वो लगाया गया, तो ऐसे ही सेल वाल का भी काम है, ठीक है। जो सेल वाल होती है ये हमारे सेल को शेप प्रदान करती है, ठीक है। जो सेल वाल होती है हमारे सेल अंदर जिसके अंदर से पूरा सेल बना होता है ये शेप प्रदान करती है, प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इसके बाद जो है इसमें क्या है, सेल वाल बैक्टीरिया को ब्रस्ट या कोलैप्स होने से बचाती है। बिल्कुल, सेल वाल जो होती है हमारी ये कोई सी बैक्टीरिया को ब्रस्ट होने से टूटने से, ठीक है, ब्रस्ट होने से बचाती है, क्या कोलैप्स होने से बचाती है, ठीक है। कोलैप्स से ब्रस्ट होने से हमारी सेल वाल हेल्प करती है, ठीक है। तो सेल वाल के बारे में आप जान लीजिए, जो हमारी सेल वाल होती है फटने से बचाती है, ब्रस्ट होने से कोलैप्स होने से बचाती है, ब्लास्ट होने से, ठीक है, ब्रस्ट होने से, ठीक। सेल वाल को हमने क्या बताया, पहली चीज़ शेप प्रोवाइड करती है, दूसरी चीज़ क्या होती है हमारे ब्रस्ट होने से या जो ब्रस्ट होने से बचाती है, ठीक है, कोलैप्स होने से, ठीक। और इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने बताया था कि सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सबसे नीचे हमने क्या बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया था, उसके ऊपर क्या बताया, सेल वॉल बताया था, उसके ऊपर सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सेल वॉल, उसके बाद क्या हमने बताया था, आउटर लेयर, ठीक है। अब बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो हमारे सबसे इनर लेयर पर होती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होती है, देखिए इसमें ये सेमी परमेबल नेचर की होती है, इसके द्वारा सेल को बाहरी वॉल्ट से आदान प्रदान इंटरेक्ट करती है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए आप कि ये जो लेयर होती है, ये मान लीजिए लिपिड की ऐसी लेयर होती है बहुत सारी, ठीक है, अब आप समझ लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये बड़ा इसका थोड़ा अलग होता है, ठीक है। ये फैटी एसिड की चैन होती है, ऐसे मान लीजिए फैटी एसिड की, ठीक है, फैटी एसिड की चैन होती है। इसमें क्या होता है, सिर्फ नॉन पोलर ही पास हो पाते हैं, इसमें सिर्फ नॉन पोलर ही पास हो पाते हैं, नॉन पोलर ही पास होते हैं। पोलर या चार्ज चीज़ें ये पास नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। पोलर या चार्ज इससे एक्सेप्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। मतलब कि ये है कि अगर पोलर या चार चीज़ें यहाँ से आप डालेंगे तो अंदर नहीं पहुँच पाएंगे, मतलब अंदर एंट्री नहीं कर पाती हैं, बट नॉन पोलर चीज़ें ही एक्सेप्ट करता है, अंदर पहुँच पाती हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा वो होते हैं, ये इतनी आसानी से कोई इनके अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। लिपिड बाइलेयर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, ठीक है। लिपिड बाइलेयर से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, तो बताया था भाई आपको कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी होती है ये लिपिड बाइलेयर से ही बनी होती है, ठीक है। ऐसी लिपिड होती है, लिपिड के बाइलेयर से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी बनी होती है, ठीक है। इसीलिए जो है सिर्फ नॉन पोलर को एक्सेप्ट करती है, पोलर और चार चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। इसके बाद जो मेन चीज़ है थोड़ा सा देखिए कि ये स्ट्रक्चर यूकेरियोट, ये तो आपको बता दिया हमने, ठीक है। इसके बाद मीजोजोम सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से बनने वाला एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। मीजोजोम हमने बताया था आपको, ठीक है, मीजोजोम हमने आपको बताया था यहाँ पर बना के, ठीक है, कि मीजोजोम क्या होता है। और मीजोजोम सेल के फॉर्मेशन, मतलब
मेसोसोम जो होता है सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन के बनने वाला एक मेंबर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एक्सटेंशन वेसल्स, ट्यूबुल और मेम्ब्रेन ग्रुप होता है, ठीक है। देखिए ये 3 टाइप में होता है। पहली चीज़ वेसल्स, लेविला, ठीक है, ये ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वेसल्स, लेविला और ये हाँ वेसल्स, ट्यूबुल्स और लेमिला, हाँ वेसल्स, ट्यूबुल्स और लेमिला। लेमिला मतलब कुछ ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। हमने आपको क्या बताया, ये क्या हम आपको बता रहे हैं, मेसोसोम बता रहे हैं। मेसोसोम हमारी बॉडी में मतलब हमारी सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में इधर कहीं मतलब स्ट्रक्चर ऐसे टाइप्स कभी कभी पाए जाते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप्स के होते हैं। वेसल्स जो से स्फेरिकल टाइप्स के होते हैं इनको वेसल्स कहते हैं, ठीक है। जो स्फेरिकल टाइप के होते हैं इनको हम वेसल्स कहते हैं। जो हमारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम ट्यूबल्स कहते हैं। और जो हमारे ऐसे थोड़ा सा स्टेटिक स्ट्रक्चर होता है इधर उधर वाले, इसको हम कहते हैं लेमिला, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमने आपको बताई, ठीक है। वेसल्स, ट्यूबल्स, लेमिला। लेमिला मतलब थोड़ा सा कठिन जटिल जो संरचना हो, ठीक है, उसको ऐसे समझ लीजिए, उसको हम लेमिला कहते हैं, ठीक है। वेसल्स जो होते हैं जो स्फेरिकल होते हैं, ट्यूबुल जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और जो लेमिला होता है ये थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है, बनाने में, ठीक। समझिए इतनी बात आप, कठिन वठिन कुछ नहीं होता, सब आसान होता है, वो आपके समझने पर, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया कि एक्सटेंशन वेसल ट्यूबुल, ये अब चीज़ आपको ये शेप होते हैं, इनका 3 शेप होने बता दिए, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मेसोसोम थोड़ा देख लीजिए आप, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मेसोसोम, ये क्या करते हैं, और सेल वॉल जो होता है फॉर्मेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन, हम डाटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पर्शन, सेक्रेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया था, एंजाइमेटिक कॉन्सेप्ट बढ़ाते हैं। जो हमारी मेसोसोम होती है सेल वॉल फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करती हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन, हम डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन, रिस्पायरेशन, सेक्रेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया था, एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ाने में काम होती है, ठीक है। अब देखिए आप थोड़ा सा, ये हमारी सेल है, हमने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। ये हमारी सेल है, ये हमारे अंदर डीएनए है। जब ये सेल बड़ी होती है तो क्या डीएनए को कॉपी करेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, 2 डॉटर सेल्स में टूट जाएगा, 2 डॉटर सेल्स में टूट जाएगा। इसमें भी जो हमारी हेल्प करती है हमारी मेसोसोम हेल्प करती है, ठीक है। ये मेसोसोम ही हमारी हेल्प करती है, ठीक है, सॉरी। और फिर डीएनए कॉपी हुआ, उसके बाद दोनों टूट गए, एक एक डीएनए इसमें भी आ गया, ठीक है। ये हमारे डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, ठीक है। चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक है। ये हमारी सेल है, ये तो आप बताने की जरूरत नहीं है। ये 2 डॉटर सेल्स में टूट गई, हमारा एक एक डीएनए इसमें भी आ गया, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आएगी मेसोसोम के फंक्शंस क्या थे, ठीक है। मेसोसोम ने आपको 3 टाइप में बताया, वेसल्स, ट्यूबुल्स, लेमिला, ठीक है। वेसल जो स्फेरिकल होते हैं वेसल्स होते हैं, ट्यूबुल जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेमिला जो थोड़े कठिन टाइप के ऐसे मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्रोमेटोफोर की, ठीक है। क्रोमेटोफोर की बात करते हैं। कुछ प्रोकैरियोट्स है साइनोबैक्टीरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन को क्रोमेटोफोर कहते हैं। जो हमारा प्रोकैरियोट होते हैं, ठीक है, जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन को क्रोमेटोफोर कहते हैं। क्रोमेटोफोर में पिगमेंट होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा क्रोमेटोफोर को थोड़ा ऐसे देखिए आप कि ये मान लीजिए हमारी ठीक, ये आउटर हो गई, ये हमारी इनर हो गई, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये चीज़, ठीक है। अब दिखा रहे हैं थोड़ा सा आपको, ये देखिए क्या आप, इसके बाद क्रोमेटोफोर पिगमेंट, बैक्टीरिया सेल्स मोटाइल या नॉन मोटाइल होते हैं। बैक्टीरिया में फ्लैजला होता है, ये तो फ्लैजला सबको पता है, ठीक है। अभी आपको फ्लैजला बता रहे हैं। ये देखिए आप एक्सटेंशन जो होते हैं, फ्लैजला जो एक्सटेंशन होता है, ये क्या होता है कि जो फिलामेंट्स, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। जो एक्सटेंशन होता है हमारा, ये हमारा होता है एक्सटेंशन, ये हमारा होता है एक्सटेंशन, और ये हमारा होता है फिलामेंट्स, ठीक है। ये हमारा होता है फिलामेंट्स, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए आप, ये जो हमारा हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये जितना भी मतलब ये फिलामेंट्स गलत, सॉरी, ये फिलामेंट्स हम इसको कहते हैं, ठीक है। सॉरी, बार गलत बता रहे हैं। ये जो होता है, ये जो हमारी जो हुक लाइक स्ट्रक्चर बनी जो बाहर निकला हुआ है, इसको हम कहते हैं फिलामेंट्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं फिलामेंट्स, सॉरी, ठीक है, इसको हम कहते हैं फिलामेंट्स, ठीक है। ये जो हमारा फिलामेंट्स होता है, ठीक है। और ये देखिए एक चीज़ हम बता रहे हैं, गलत बता दिए थे, ये बताइए जो अंदर होगा उसको क्या कहते हैं, इनफोल्डिंग। तो ये क्या है, अंदर है, इसको क्या कहते हैं, इनफोल्डिंग। ये सभी क्या है, इनफोल्डिंग है, ठीक है। बट जो बाहर निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन, ठीक है। इनको एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। हुक लाइक स्ट्रक्चर जो बाहर बने उनको एक्सटेंशन, जो बाहर निकल के जाए उसको एक्सटेंशन, जो अंदर से काफ़ी टाइप्स में डिवाइड हो उसको कहते हैं इनफोल्डिंग, ठीक है। तो इनफोल्डिंग एक्सटेंशन आप समझ गए, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए आप कि एक्सटेंशन में हम आपको बताया था, ये हमारा, हाँ, ये हमारा फ्लैजला है, ये हमारा फ्लैजला है, ये फ्लैजला है, ये फ्लैजला है हमारा, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया ये फ्लैजला है हमारा,
और ये सेल वॉल है, ये तो आपको पता ही है, ये हमारी सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल है, सेल वॉल से ये बताइए फ्लैजेला अंदर होता है सेल के कि बाहर होता है? फ्लैजेला बाहर होता है ना हमारी सेल के, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि देखिए ये जो होते हैं, जो ऐसे ये बने होते हैं, इनको कहते हैं क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर यही होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये इनको क्रोमेटोफोर कहते हैं, या ठीक है, इनको क्रोमेटोफोर। अब एक चीज़ समझिए साहब, इसमें जो है एक बहुत बड़ी चीज़ जो है, ये जहाँ पे सब मिलते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं बेसल बॉडी। इनको हम क्या कहते हैं? बेसल बॉडी। बेसल बॉडी भी इसका बहुत बड़ा वो है, ठीक है। ये जो तीनों सब जहाँ ऐड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से, इनको हम कहते हैं बेसल बॉडी, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया, थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। कुछ प्रोकैरियोट जैसे साइनोबैक्टीरिया, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन को क्रोमेटोफोर कहते हैं। क्रोमेटोफोर ने आपको बताया दिखा के, ठीक है, बना के, ये क्रोमेटोफोर है, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि क्रोमेटोफोर में पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो दिखा। बैक्टीरियल सेल मोटाइल या नॉन मोटाइल होता है, जिसमें फ्लैजेला होती है। मोटाइल जिसमें नहीं होता, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। मोटाइल बैक्टीरिया में फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला सेल वॉल से पतले पिगमेंट के रूप में, फिलामेंट के रूप में निकलते हैं। जी बिल्कुल, फ्लैजेला सेल वॉल से पतले, ये देखिए हमने आपको फ्लैजेला निकाला था पतले, ये थोड़ा इधर गलत बन गया, ठीक है। तो फ्लैजेला ये है, ठीक है, जो हुक लाइक हमारा स्ट्रक्चर में निकाला है, इसको हम फ्लैजेला कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको क्या बताया कि बैक्टीरिया फ्लैजेला की, हाँ अब इतना आपने देख लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा इस पर फ्लैजेला पे आते हैं, फ्लैजेला कैसे होते हैं, ठीक है। इतना आपने फ्लैजेला हमारा ये होता है, ठीक है, जो हमारा फ्लैजेला है, ठीक है। इसको जो बाहर की तरफ निकला उसको एक्सटेंशन कहते हैं, जो नीचे अंदर की ओर होता है इनफोल्डिंग कहते हैं। और ये जो फिलामेंट्स होता है, फिलामेंट्स की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। फिलामेंट्स हमारा बहुत लंबा होता है, तो फिलामेंट्स देखिए यहाँ से यहाँ तक है, बाकी फिलामेंट्स ये अंदर तक ये टूटता रहता है, ठीक है। तो फिलामेंट्स हमारा ये होता है, और ये जो हमारी होती है फ्लैजेला होती है, और वहाँ पे जो जहाँ पे जो तीनों मिलते हैं उनको बेसल बॉडी कहते हैं, बेसल बॉडी कहते हैं। और ये हमारे जो बाहर इनफोल्डिंग होती है उसको क्रोमेटोफोर कहते हैं। आगे हमने पहले क्या बताया था, जो अंदर इनफोल्डिंग होती है उसको मेसोजोम कहते हैं। मेसोजोम भी है और इसको वाले को मेसोजोम, मतलब काफ़ी इनफोल्डिंग होती है, मेसोजोम, क्रोमेटोफोर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इनफोल्डिंग, ठीक है। अब थोड़ा सा फ्लैजेला पे बात करते हैं, ठीक है। इसके फ्लैजेला पे बात करते हैं, इसके फ्लैजेला कैसे कैसे होते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा फ्लैजेला देखिए आप, ठीक। अब एक चीज़ देखिए आप कि एम्फीट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, ठीक, हाँ। हमने यहाँ पे आपको फ्लैजेला के काफ़ी टाइप्स, मतलब हर शेप को दिखा दिया है जितने इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, बैक्टीरिया में फ्लैजेला के नंबर तथा अरेंजमेंट डिफरेंट होते हैं। फ्लैजेला में 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। हमने जो आपको पिछली स्लाइड में क्या दिखाया था कि देखिए ये हमारी सेल वॉल होती है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक, सेल वॉल होती है, ठीक। ये हमारी सेल वॉल होती है, सॉरी, ये हमारी सेल वॉल होती है, ये हमारी फ्लैजेला होती है, ठीक है। ये हमारी सेल वॉल होती है, हमारी फ्लैजेला होती है। इसके अलावा हमने आपको बताया था ये हमारा फिलामेंट्स होता है, ये फिलामेंट्स होता है, ठीक है। फिलामेंट्स के अलावा हमने आपको क्या क्या बताया था इसमें, ठीक है। ये क्रोमेटोफोर, इसको क्रोमेटोफोर बताया था, क्रोमेटोफोर इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, क्रोमेटोफोर बताया था। और बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया था हमने, ठीक है। हाँ, अब इसमें थोड़ा देख लीजिए आप। पहली चीज़ हमने क्या बताया कि इसमें जो है, हाँ, बैक्टीरिया में फ्लैजेला के नंबर तथा अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो पहली चीज़ आप ये देख लीजिए कि बैक्टीरिया में जो फ्लैजेला होता है ये कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या होते हैं। अब एक चीज़ समझिए, जब सेल में एक ही टाइप सिंगल फ्लैजेला हो उसको कहते हैं मोनोट्राइका। जब एक टाइप सिंगल
फ्लैजेला लगे उसको मोनोट्राइकस कहते हैं। एक एक जब दोनों टाइप लगे हो तो दोनों तरफ लगे उनको कहते हैं एम्फीट्राइकस। जब एक से ज़्यादा एक साइड लगे हो, जब एक से ज़्यादा एक साइड लगे उसको कहते हैं सिफेलोट्राइकस। जब एक से ज़्यादा एक ही टाइप लगे, एक ही तरफ लगे उसको कहते हैं सिफेलोट्राइकस। जब एक से ज़्यादा दोनों तरफ लगे हो तो उसको कहते हैं लोफोट्राइकस। जब एक से ज़्यादा दोनों तरफ लगे उसको कहते हैं लोफोट्राइकस। जब पूरी बॉडी में फ्लैजेला पाए जाए, जब पूरी बॉडी में फ्लैजेला पाए जाते हैं उसको कहते हैं पेरिट्रोट्राइकस। ठीक है, उसको कहते हैं पेरिट्रोट्राइकस। फिर से रिपीट कर देते हैं। जब बॉडी में एक सिंगल फ्लैजेला एक तरफ पाया जाता है उसको मोनोट्राइकस कहते हैं। जब एक ही फ्लैजेला दोनों तरफ एक एक फ्लैजेला पाया जाता है उसको एम्फीट्राइकस कहते हैं। जब एक से ज़्यादा फ्लैजेला एक तरफ पाया जाता है उसको सिफेलोट्राइकस कहते हैं। जब एक से ज़्यादा फ्लैजेला बॉडी के दोनों तरफ पाया जाता है उसको कहते हैं लोफोट्राइकस। और जब पूरी बॉडी में फ्लैजेला पाया जाता है उसको कहते हैं पेरिट्राइकस। ठीक है, इतना आपने देख लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फ्लैजेला हमने क्या बताया, जब एक तरफ सिंगल एक पाया जाता है मोनोट्राइकस, एक एक दोनों तरफ एम्फीट्राइकस। जब एक से ज़्यादा दोनों तरफ सिफेलोट्राइकस, जब एक से ज़्यादा एक तरफ सिफेलोट्राइकस। जब एक से ज़्यादा दोनों तरफ लोफोट्राइकस। जब एक पूरी बॉडी में फ्लैजेला तो उसको क्या कहते हैं, पेरिट्राइकस। ठीक है, अब थोड़ा देखिए आप, फ्लैजेला में 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। हमने आपको फिलामेंट ये बताया। हुक देखिए हमारा ये है। ठीक है, ये हमारा हुक है, ये हमारा हुक है, ये हमारा फिलामेंट है। और ये जहाँ पे मिलते हैं इसको हमने बताया था आपको कि बेसल बॉडी इसे कहते हैं। ये हमारा होता है बेसल बॉडी। ठीक है, बेसल बॉडी। ठीक है, हमने आपको बताया कि जो हमारी सेल वॉल होती है जब ये बाहर होती है, ठीक है, जो ये बाहर की तरफ निकलती है इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। बट ये जब बाहर अंदर की ओर झुकती है तो उसको हम कहते हैं इनफोल्डिंग। ठीक है, तो ये बताइए क्रोमेटोफोर हमारा क्या एक्सटेंशन है कि इनफोल्डिंग है? ये हमारा इनफोल्डिंग है। ठीक है, हमारा जो हुक निकला, जो फ्लैजेला निकलती है, क्या होती है, एक्सटेंशन होती है कि इनफोल्डिंग होती है? हमारा एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो ये भी सवाल आ सकता है कि बताइए जो हमारी फ्लैजेला होती है एक्सटेंशन होती है कि इनफोल्डिंग होती है? तो हमारी फ्लैजेला क्या होती है, एक्सटेंशन होती है। बट जो हमारी क्रोमेटोफोर मेसोसोम होती है क्या होता है, हमारी फोल्डिंग होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट भाग होता है, हमने आपको बता दिया था। सेल सरफेस बाहर की तरफ निकलता है। पिलाई और फेम्ब्री में सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं, पिलाई और फेम्ब्री। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए आप कि पिलाई और फेम्ब्री क्या क्या करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे मान लीजिए 2 सेल्स हैं। ठीक है, इनके बीच जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको हम कॉन्जुगेशन करवाते हैं, इसको कहते हैं हम पिलाई। ठीक है, जो इन दो को जोड़ते हैं इनको हम पिलाई कहते हैं। ठीक है, सेक्स पिलाई या सेक्स पिलाई जो भी कहता है। ठीक है, जो हम ये हमारे डीएनए है, पता है आपको ना, ये डीएनए होते हैं हमारे, और इनको जो जोड़ने का काम करते हैं, जो इनके बीच कॉन्जुगेशन का काम करते हैं, उनको पिलाई कहते हैं, सेक्स पिलाई कहते हैं। ठीक है, हाँ, ये हमारा डोनर होता है और ये हमारा रिसेप्टर होता है। ठीक है, डोनर रिसेप्टर, देने वाला, दाता ग्राही। ठीक है, तो इनके बीच जो बॉन्ड जो कोलैप्स करवाने का काम करते हैं, जो बॉन्ड बनवाने का काम करते हैं, कॉन्जुगेशन का काम करते हैं, उनको हम कहते हैं पिलाई। ये होती है हमारी पिलाई। ठीक है, सेक्स पिलाई कहते हैं। ठीक है, पिलाई, सेक्स पिलाई। इलैंगुएटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो प्रोटीन से पिलिन से बना होता है। ठीक है, ये पिलिन से बने होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, सेक्स पिलाई पिलिन से बने होते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है ये फेम्ब्री कुछ बैक्टीरिया और पानी को चट्टानों से अटैच करने में हेल्प करती हैं और हॉट टिश्यू में चिपकने में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, फेम्ब्री जो होती है, ये फेम्ब्री जो होती है, फेम्ब्री छोटे ब्रेस्टेड जैसे फाइबर्स होते हैं जो सेल से बाहर की तरफ निकले होते हैं। ठीक, फेम्ब्री आप समझ लीजिए पिलाई होता है। फेम्ब्री जो हमारी पूरी ऐसे थोड़ा निकली होती है बॉडी पे, आप देख मतलब सेल पूरी बॉडी पे देखा होगा अपने बैक्टीरिया के, वो क्या करती है, वो हमारी किस में हेल्प करती है, ये बैक्टीरिया पानी की मतलब पानी जो कि जब बहुत तेज़ स्पीड होती है उसमें वेव्स में, उसमें क्या करती है, पत्थरों पे चिपकने के काम आती है। ठीक है, जो पानी की जो धाराएं होती है उसमें जो है बहुत तेज़ हेल्प करती है वो पानी में चिपकने में। ठीक है, और हॉस्ट टिश्यूज से चिपकने में भी हेल्प करती है। ठीक है, अब इसमें बहुत कुछ नहीं था, इसमें सारा चीज़ हमने बहुत जो बेसिक बातें तो जान ली। इसमें अब एक बात करते हैं, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, इसमें 2 ही चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी तो सारा सब ऐसे ही मटेरियल है। ठीक है, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, अब राइबोसोम थोड़ा देखिए, आपको राइबोसोम में बताया था इसमें कि 70S होता है। राइबोसोम्स हमने आपको बताया था कि इसमें 70S होता है। ठीक है, 70S टाइप्स राइबोसोम्स होता है, 70S टाइप्स। यस क्या, सेगमेंटेशन कॉफिशिएंट। ठीक है, टाइप्स, इसके 2 को सब सेगमेंटेशन होते हैं, 50S एंड 30S। ठीक है, 50S और 30S। ठीक है, यस मतलब सेगमेंटेशन, यस मतलब सेगमेंटेशन कॉफिशिएंट, ये सेगमेंटेशन कॉफिशिएंट। ठीक है, सेगमेंटेशन, सॉरी हमने लिखा नहीं पूरा होता है,
सेगमेंटेशन वैसे भी लिख लेंगे तो आप पढ़ भी कहाँ पाएंगे, ठीक है। सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो जो हमारा क्रोमोसोम सॉरी राइबोसोम होता है ये 70s टाइप्स का होता है, 50s 30s, ठीक है। इसमें हमने आप पहले इस पिछले वाली स्लाइड में मतलब पिछले वाले लेक्चर में आपको एग्जांपल दिया था कि थर्माकोल और शुगर में थर्माकोल ऊपर होगा, फिर हम पानी में डालेंगे और शुगर हमारा नीचे होगा। तो इसका मतलब जो हल्का होगा हमारा जो 30s है ये कहाँ होगा, ऊपर होगा। 30s 50s कहाँ होगा, नीचे होगा, ठीक है। 30s 50s मैंने बताया था कि 30s कहाँ होगा, नीचे होगा। 30s क्या होगा, ऊपर होगा। 50s क्या होगा, नीचे होगा। जो हमारा भारी होगा वो ऊपर होगा, जो भारी होगा वो नीचे होगा, जो हल्का होगा ऊपर होगा। थर्माकोल हमारा क्या होता है, भारी होता है कि वजनी होता है। थर्माकोल भारी होता है तो ऊपर होगा, शुगर हमारी हैवी होती है तो नीचे होगी। 50s 30s में कौन बड़ा, 50s है ना। 50s का होगा नीचे होगा, 30s ऊपर होगा, ठीक है। थोड़ा किताब की भाषा पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट में राइजोसोम जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐड होते हैं, ठीक है। इनका साइज 50 नैनोमीटर से 20 मीटर साइज जो होता है इनका, 50 nm से nm न्यूटन मीटर से 20 न्यूटन मीटर नैनोमीटर, ठीक है। न्यूटन कह रहे हैं, 20 नैनोमीटर, 15 से 20 नैनोमीटर का साइज होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो सब यूनिट 50 और 30 में आपस में मिले होते हैं। और एक चीज़ राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री भी इसको कहते हैं, ठीक है। आपको इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक। इसके अलावा जो है राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, ठीक है। बहुत सारे राइबोसोम्स में mRNA से जुड़ के एक चैन बनती है, ऐड होकर चैन में, जिसको पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं, ठीक है। ठीक, अब थोड़ा इसको समझिए आप, ये बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है। राइबोसोम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 50s होती है, इसमें सब सेगमेंटेशन होता है। 50s 30s 70s टाइप्स होते हैं राइबोसोम इसमें, ठीक है। ये प्रोटीन फैक्ट्री काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर इनका साइज होता है, ठीक है। यस मतलब सेगमेंटेशन नंबर, ठीक है। जो हैवी होगा वो कहाँ होगा, पानी में डालने पर नीचे होगा, ऊपर नीचे। 50s कहाँ होगा, नीचे। 30s कहाँ होगा, ऊपर। ये एग्जाम्पल था, पानी वानी में कहीं नहीं डाला जाता है, ठीक है। तो वो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब इसमें एक लाइन लिखी है, थोड़ा उसका मतलब आपको समझा देते हैं। इसमें एक लाइन ये लिखी है कि बहुत सारे राइबोसोम्स मिलके एक mRNA से जुड़े होते हैं, एक चैन बनाते हैं, ठीक है। अब mRNA से जुड़ने के बाद एक चैन बनाते हैं और इसे पॉलीसाइलोम या पॉलीसोम कहते हैं, ठीक है। एक पॉलीसोम के राइबोसोम से mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट करती है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए आप, सॉरी, ये हमारा क्या होता है, DNA, ठीक है। ये हमारा DNA है, ठीक है। और ये हमारे आगे क्या बन गई, आगे RNA, ठीक है। ये हमारा RNA है, ठीक है। राइबोसोम्स कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे ही तो होते हैं, ठीक। ये हमारे क्या है, RNA है, ठीक है। RNA है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, mRNA होता है, ठीक है। अब इस पे जो होता है, ये हमारी जो है, ये जो बातें हैं, ये किसको कहते हैं, राइबोसोम्स। इसको कहते हैं राइबोसोम्स, ठीक। एक चीज़ आप समझ गए, जब DNA आके टूटता है RNA में, तो RNA जो होता है, RNA के ऊपर जो है बहुत सारे राइबोसोम्स आके बैठ जाते हैं। राइबोसोम्स आके मतलब ऐसे, एक मान लीजिए कि धागा है, RNA का धागा है, mRNA का, उस पर बहुत सारे जो है छोटे छोटे आके धागे, मतलब जैसे कि कभी कोई माला बनती है गुए के बना के, तो ऐसे मान लीजिए कि बहुत सारे इसमें राइबोसोम्स आ गए हैं। तो इसको जो ये RNA पे जो है बहुत सारे राइबोसोम्स बनते हैं, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पोलीराइबोसोम, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पोलीराइबोसोम, हाँ सॉरी, इसको कहते हैं पोलीराइबोसोम। इसको क्या कहते हैं, पोलीराइबोसोम, ठीक है। बहुत सारे RNA के नाम के धागे पे बहुत ढेर सारे राइबोसोम्स आके बैठ जाते हैं, उसको कहते हैं पोलीराइबोसोम, ठीक है। पोलीराइबोसोम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये RNA के धागे पर राइबोसोम्स की गोलियां चिपक जाती हैं, जिसको पोलीसोम कहते हैं। ये इतना हम आपको बता दिए, ठीक है। यही हमने आपको बताया, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें लास्ट जो चीज़ है, इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी कहाँ होती है, मैंने आपको बताया था कि जहाँ हुक फ्लैजिला वगैरह आके मिलते हैं, फिलामेंट्स वगैरह सब ऐड होता है, वहाँ पे सेल वाल होती है और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है। अब इंक्लूजन बॉडी, प्रोकैरियोट सेल्स के साइटोप्लाज्म में रिजर्व मटेरियल का स्टोरेज इंक्लूजन बॉडी के रूप में होता है। हमने आपको एक स्ट्रक्चर बना के बताया था, सॉरी
ये जो हमारा होता है इसको हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। ये जो हमारा यहाँ होता है इसको इंक्लूजन, ये हमारी सेल वॉल है, ये हमारा फ्लैजेला है, ठीक है, ये हमारा फिलामेंट्स है, ठीक है। बहुत सारी, ये बार बार यही सब चीज़ें बताऊँ, ठीक है। इसको इंक्लूजन बॉडी कहते हैं, जो मिलते हैं यहाँ पे इंक्लूजन बॉडी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म रिजर्व मटेरियल का स्टोरेज इंक्लूजन बॉडी ग्रुप, ये जो रिजर्व मटेरियल का स्टोरेज होता है इंक्लूजन बॉडी ग्रुप में होता है। फ्लैजेला जो है कुछ भी जो लाते हैं रिजर्व मटेरियल जो हमारा, तो इसको कह सकते हैं स्टमक, ये हमारा रिजर्व मटेरियल क्या होता है, ये इंक्लूजन बॉडी में ऐड होता है, ठीक है। ये किसी मेंबर के सिस्टम से बाउंड नहीं होते तथा साइटोप्लाज्म फ्रीली पड़े रहते हैं। ये साइटोप्लाज्म फ्रीली पड़े रहते हैं, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म का मतलब ये जो हमारा फ्लूइड मैट्रिक्स बड़ा होता है इसमें फ्रीली पड़े होते हैं, किसी से ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे फ्रीली पड़े रहते हैं, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए आप, ठीक है। ये फ्रीली पड़े रहते हैं, ये किसी मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंड नहीं होते हैं, साइटोप्लाज्म फ्रीली पड़े रहते हैं। एग्जाम्पल फास्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोबाइफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ठीक है, फास्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोबाइफाइसिन ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। हमने आपको बताया कि कितने टाइप्स के हो सकते हैं, फास्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। इसमें हमने बताया फास्फेट ग्रेन्यूल्स के रूप में हो सकते हैं, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स के रूप में हो सकते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के रूप में ही रह सकते हैं, जो हमारा इंक्लूजन बॉडी होता है, ठीक है। इसमें जो एक लास्ट चीज़ है, ये गैस वैक्यूल, ये ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल तथा ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये इनका क्या होता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया में ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये जो होती है ये बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, जो इनका काम जो होता है, जो गैस वैक्यूल होते हैं हमारे इसमें, उसको भी लिख ही लेते हैं थोड़ा सा एक लाइन का, लेकिन लिखना ज़रूरी है, वैसे हमारे लिखने से आपको समझ में तो आएगा नहीं। गैस वैक्यूल ये क्या काम, इनका काम क्या होता है पता है आपको, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, गैस वैक्यूल कहाँ पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, बीजी बैक्टीरिया, इसके अलावा पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया, ठीक है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, ये बायोवेंसी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जिनका काम क्या होता है, बायोवेंसी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके लिए ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसके लिए प्रेजेंट है बायोवेंसी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि प्रोकैरियोटिक सेल आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी, ठीक है। हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बहुत डीपली अंदर तक हर चीज़ आपको बताई, ठीक है। अब बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल आपको बता दी हमने, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल की थोड़ा सा देख लीजिए आप। यूकैरियोटिक सेल में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। यूकैरियोटिक सेल में ऐसा थोड़ी ना, हमने प्रोकैरियोटिक सिर्फ मुनेरा को पढ़ा था, बट यूकैरियोटिक में हमें 4 किंगडम को पढ़ना है, ठीक है। तो 4 किंगडम में सभी में शायद वही चीज़ें होती है। एक चीज़ थोड़ा सा देख लीजिए आप, हमने बताया था जब सेल थ्योरी दी थी, जब जो है तो जो है बताया था हमने कि स्लाइडन और स्वान का जो था, तो उसमें क्या था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट्स में ऊपर पाई जाती है, प्लांट में क्या होता है, रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, बट एनिमल्स में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर होता है। हमारा जो प्लांट का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे होता है, ठीक, कुछ ऐसे ऐसे निकला होता है, मतलब ऐसे समझ लीजिए आप, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है। बट एनिमल्स का हमारे क्या होता है, एनिमल्स का स्ट्रक्चर हमारे पूरा स्फेरिकल होता है, ठीक है। हमारे एनिमल्स का स्ट्रक्चर पूरा स्फेरिकल होता है, ठीक है। जो हमारे प्लांट्स का है और ये एनिमल्स का है। यहाँ पे सेल वॉल बाहर पाई जाती है, ठीक है, सेल वॉल बाहर पाई जाती है, यहाँ सेल वॉल अंदर पाई जाती है, मतलब इसके अंदर पाई जाती है। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर पाई जाती है सेल वॉल के, और यहाँ पे क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के बाहर पाई जाती है, ठीक है। ये हमारे प्लांट एनिमल में डिफरेंट टाइप के वो हैं, ठीक है, डिफरेंसेस। अब थोड़ा सा पढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, बाकी आगे आपको बताएंगे, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की, ठीक। अब हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल में आप देखिए थोड़ा सा कि सभी प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स या फंजाई यूकैरियोटिक्स में हुए हैं, ये तो पता है आपको। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली की वजह से साइटोप्लाज्म में एक्सटेंसिव कॉपरमेंटेशन पाया जाता है, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ देखिए कि हमने आपको जब प्रोकैरियोट बताया था उसमें हमने बताया था इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पाया, लेकिन यूकैरियोट में आप देखिए कि इसमें जगह नहीं होती, ठीक है। ये हमने बताया आपको साइटोप्लाज्म होता है, ये हमारा DNA जीनोमिक DNA होता है, ये क्रोमोसोम्स होता है, यहाँ पे अंदर DNA पाया जाता है, ठीक है। ये घिरा होता है, नेक्ड तो होता नहीं है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काय, ठीक है,
वैक्यूल्स, बहुत चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। और ये हमारा जो होता है ये साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, जो हमारा साइटोप्लाज्म बना होता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझना है कि आप एनसीईआरटी में देखें सब समझ में आ जाएगा, हम इतना लिखेंगे तो आपको समझ में शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये सभी प्रोटिस्ट प्लांट्स एनिमल था फंजाई की वजह से यूकेरियोट्स होते हैं। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की वजह से साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंटेशन पाया जाता है, ठीक है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कॉम्प्लेक्स लोकोमेंट्री था साइकोस्केलेटल स्ट्रक्चर की वैरायटी पाई जाती है, ठीक है। तो आगे आपको बताएंगे हम, ठीक है। इसके बाद आगे थोड़ा सा देखते हैं इनमें जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोजोम बनाता है, ठीक है। इसमें जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोजोम बनाता था। हमने आपको बताया था कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें प्रोकैरियोट में कुछ नहीं होता, बट अंदर इसमें यूकैरियोट में क्या होता है कि ऐसे देखिए ये क्रोमोजोम बनाता है, ठीक है, ये क्रोमोजोम बनाता है। तो यही बात यहाँ भी लिखी गई है कि इनमें जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोजोम बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद सभी यूकैरियोट सेल एक जैसा नहीं होते हैं, बिल्कुल। प्लांट और एनिमल सेल डिफरेंस होते हैं, ठीक है। ये हमने आपको पहले बता दिया। देखिए यहाँ पे कि प्लांट्स के केस में क्या होता है, ऊपर रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, बट एनिमल्स के केस में क्या होता है, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्लास्टिड तथा एक लार्ज सेंट्रियोल वैक्यूल्स होती है जो एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल होते हैं जो प्लांट सेल्स में लगभग एब्सेंट होते हैं, बिल्कुल। उसमें क्या प्लांट सेल में क्या, एनिमल सेल्स में क्या होता है, वैक्यूल पाई जाती हैं, वैक्यूल पाई जाती है एनिमल सेल्स में। पीछे पहले हमने आपको बताया था वैक्यूल पाई जाती हैं, और यहाँ पे क्या सेंट्रियोसोल पाया जाता है, ठीक है। तो एनिमल्स में क्या पाया जाता है, सेंट्रियोसोल। प्लांट्स में क्या पाया जाता है, वैक्यूल, ठीक है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक एक और चीज़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान से बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। अब पहली चीज़ जो लिखी है वो लिखी है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा ध्यान से देखिए आप कि ये हमारी सेल है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, जो भी ग्लाइकोवेलिस जो भी है सब इसमें मान लीजिए, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म भरा है, अब बार बार वही चीज़ें बनाना पड़ता है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म भरा है। अब आप समझिए सेल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन ये जो पूरे बॉडी है इसको जो ढकने का काम करती है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। बाहर से ढकने का काम करती है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, प्लांट्स में क्या पाया जाता है, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसके ऊपर क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है, सेल वॉल पाई जाती है। बट एनिमल्स में क्या होता है, पहले सेल वॉल पाई जाती है, उसके बाहर बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, एनिमल्स में क्या है, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके बाद सेल वॉल, ठीक है। बट प्लांट्स के केस में क्या है, पहले सेल वॉल उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। प्लाज्मा, अब हम आपको क्या बता रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन पूरे सेल को जो ढकने का काम करती है, झिल्ली होती है, उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की स्टडी मतलब किया गया। 1950 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर की स्टडी को किया गया। इसी बीच स्पेशली मनुष्य की आरबीसी की खोज मेम्ब्रेन तथा केमिकल स्टडी करने के बाद वैज्ञानिकों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पॉसिबल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिली, ठीक है। इस आरबीसी को जो है क्लोरोप्लास्ट, आरबीसी को जो है घोस्ट सेल कहते हैं, हाँ सॉरी, आरबीसी को जो घोस्ट सेल कहते हैं, आरबीसी को जो है उस टाइम बताया था, शायद भी नहीं बताया था, आरबीसी को घोस्ट सेल कहते हैं। इसमें क्या है, अगर इसमें स्टडी की जाए आरबीसी में किसी प्रकार का कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ठीक है, कुछ भी नहीं पाया जाता आरबीसी में सिर्फ, ठीक है। तो आरबीसी को घोस्ट सेल, ज़्यादातर इसका सर्च इसी पे किया जाता है, जितनी भी प्रकार की केमिकल रिसर्च होती है वो आरबीसी पे होती है आपके, ठीक है। तो जितनी भी केमिकल स्टडी की जाती है वो आरबीसी पर ही होती है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इसके अंदर कुछ होता नहीं है, ठीक है। इन स्टडी के बाद पता चला कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड के बनी होते हैं, लिपिड्स बाइलेयर अरेंज होते हैं, ठीक है। लिपिड्स इस तरह से मेम्ब्रेन में अरेंज होते हैं कि बाहर इनका पोलर हेड तथा अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक टेल होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा लिपिड को देख लेते हैं आप, ठीक है। लिपिड कुछ तरह से ऐड होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। अब क्या है इसमें कि ये देखिए आप, ये ऐसे ऐसे लिपिड होते हैं, ठीक है, ठीक, ऐसे ऐसे लिपिड बने इधर, ठीक है, और इधर भी ऐसे ही लिपिड होते हैं, ठीक है।
ठीक, ऐसे बहुत सारे लिपिड होते हैं, ठीक है, इसको आप समझिए। ठीक, इसके बाद देखिए इसमें जो होती हैं, इसको जो है हाँ, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल, पोलर टेल, टेल, और इसको कहते हैं हेड, ठीक है, इसको कहते हैं पोलर हेड, इसको कहते हैं पोलर हेड। एक चीज़ समझ में आ रही है आपको, नॉन पोलर टेल और पोलर हेड, ठीक है, ये जो हमारा बीच में होता है, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, ठीक है, प्रोटीन होती है, ठीक है, ये हमारी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, ठीक है। अब इसके अलावा हाँ एक चीज़ थोड़ा, इसको भी हम लिपिड मोनोलेयर कहते हैं, ठीक है, लिपिड मोनोलेयर, मोनोलेयर, इसको भी हम लिपिड मोनोलेयर ही कहते हैं, ठीक है, इसके भी लिपिड मोनोलेयर होती है, ठीक है, और तभी ये दोनों मिलके क्या बनाती है, बाई लेयर, इसको मिलके क्या बनाती है, बाई लेयर, ठीक है, ये मिलके क्या बनाती है, बाई लेयर, ठीक है, समझ गए। ये ट्रांसमिटेड, ये हमने क्या बताया, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, ठीक है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, ठीक है, और लिपिड मोनोलेयर होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, ठीक है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, ठीक है, और लिपिड मोनोलेयर मिलके बाइलेयर बनाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए आपकी मोनोलेयर मिल के जो है, मोनोलेयर मिल के यहाँ पे देखिए आप, ये जो बीच में जो बनती है इसको हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर, ठीक है, इसको हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर, ठीक है, इसको कहते हैं लिपिड बाइलेयर, इसको कहते हैं लिपिड बाइलेयर, ठीक है, ये मोनोलेयर होती है, इसको हम बीच में होती है, इसको कहते हैं लिपिड बाइलेयर, ठीक है, इसको हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर, ठीक, और मोनोलेयर मेनोलेयर मिलके लिपिड बाइलेयर बनाती है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ चीज़ें और होती हैं, ठीक है, जैसे ये शुगर होती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, शुगर होती है, प्रोटीन, प्रोटीन तुमने आपको बताया, प्रोटीन यहाँ पे देखिए प्रोटीन भी होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिए, ठीक है, इतनी चीज़ें आप समझ गए। अब इसमें एक चीज़ देखिए आप, हमने आपको क्या क्या बताया, ऊपर लिपिड होता है, नीचे भी लिपिड होता है, इसको क्या कहते हैं, लिपिड मोनोलेयर, इसको भी कहते हैं लिपिड मोनोलेयर। जब दोनों लिपिड मोनोलेयर मिल जाते हैं इसको क्या कहते हैं, लिपिड बायोलेयर, ठीक है। अब लिपिड बायोलेयर के ऊपर अब देखिए आप, यहाँ पे लिपिड के ऊपर जो होता है शुगर भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, ठीक है। अब ये बाइलेयर दोनों के मिलने के बाइलेयर कहते हैं। इसके बाद आपको बताया हमने नॉन पोलर टेल, जो बीच में होता है इसको नॉन पोलर टेल, जो हमारे इसको कहते हैं नॉन पोलर टेल होता है, और जो इधर होता है इसको कहते हैं पोलर हेड होता है, ठीक है। इसके बाद जो बीच में जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है इसको कब कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इसको कहते हैं हम, ठीक है। इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, या इंटीग्रल प्रोटीन आप कह सकते हैं इसको, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं इसको, ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन इसको कहते हैं, ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन। अब थोड़ा पढ़ के समझते हैं, ठीक है, पढ़ के समझते हैं, ठीक है। तो हाँ, इन स्टडी से बात पता चला सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, लिपिड बाइलेयर में अरेंज होती है। हमने आपको बताया बाइलेयर लिपिड, लिपिड ऊपर ऊपर, मोनोलेयर मोनोलेयर, बाइलेयर में अरेंज होती है, ठीक है। इसके बाद हमने बताया कि लिपिड इस तरह मेम्ब्रेन से अरेंज रहते हैं कि बाहर की तरफ इनका पोलर हेड तथा अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक टेल होती है, बाहर की तरफ इनका पोलर हेड, अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक टेल होती है, ठीक है। इसके बाद जो है बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से यह स्पष्ट हुआ कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। हमने आपको बताया देखिए प्रोटीन यहाँ होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद मेम्ब्रेन के लिपिड कंपोनेंट में मेनली जो है फोस्फोग्लाइसरीड होता है, ठीक है, फोस्फोग्लाइसरीड होता है, ठीक है। OH पोलर होते हैं, नॉन पोलर फैटी एसिड टेल्स के होते हैं, ठीक है। OH पोलर होते हैं, OH पोलर होते हैं, और जो फैटी एसिड जो नॉन पोलर होते हैं वो फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स के टेल होते हैं, ठीक है, फैटी एसिड्स के टेल होते हैं, फैटी एसिड्स के टेल होते हैं, ठीक है, टेल होते हैं। और इसमें क्या बताया हमने आपको, नॉन पोलर जो होता है OH जो होता है, OH हमारा पोलर होता है, OH पोलर होता है, ठीक है। और फैटी एसिड की होता है जो हमारा टेल होता है ये नॉन पोलर होता है, ठीक है, ये हमारा जो टेल होता है ये नॉन पोलर होता है, ठीक है, ये टेल जो हमारा होता है नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर, ठीक है। तो OH जो हमारा पोलर होता है, ठीक है, पोलर हेड जो हमारा OH होता है, फैसेट जो होता है हमारा टेल होती है हमारा नॉन पोलर होती है, ठीक है। इसके बाद
हमने इतनी चीज़ें बताई। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, अलग अलग सेल्स में प्रोटीन तथा लिपिड रेशियो वेरी करता है, ठीक है। हाँ, ह्यूमन के केस में क्या होता है, इरेथ्रोसाइट्स जो होती हैं, इरेथ्रोसाइट जो होती है मेम्ब्रेन में लगभग 52% प्रोटीन था, 43% लिपिड होता है, ठीक है। 52% प्रोटीन, 40% लिपिड होता है, ठीक है। लिपिड 48%, सॉरी 40% लिख रहे हैं, 48%, ठीक है, नहीं 40% ही होता है, ठीक है। ये हमने बताया इरेथ्रोसाइट्स में ह्यूमन के केस में इरेथ्रोसाइट्स में क्या होता है, 52% लिपिड होता है, सॉरी 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है, ठीक है। इरेथ्रोसाइट में हमने ह्यूमन के केस में बताया आपको कि यहाँ पे 52% प्रोटीन होता है तथा 40% लिपिड होता है, ठीक है। एज ऑफ एक्सटेंशन के बेस पे मेम्ब्रेन की प्रोटीन 2 टाइप्स की होती है, इंटीग्रल और पेरीफेरल, ठीक है। इंटीग्रल और पेरीफेरल, ठीक है। अब इंटीग्रल और पेरीफेरल थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। इंटीग्रल और पेरीफेरल, यहाँ पे देखिए हम 2 सेल्स बना रहे हैं, ठीक है, और एक चीज़ आपको समझा रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रल क्या होती है, ठीक है, ये इंटीग्रल क्या होती है, ऐसे थोड़ा समझ लीजिए आप, ठीक है। ये इंटीग्रल होती है, ये हमारी पेरीफेरल होती है, ठीक है, पेरीफेरल। अब इसमें एक चीज़ समझिए आप कि जो है इंटीग्रल ये पार्शियली पूरी तरह से मेम्ब्रेन में धसी होती है, ठीक है। इसमें देखिए ये पूरी तरह से मेम्ब्रेन में धसी होती है, ठीक है, इसको हम इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है। इंटीग्रल जो प्रोटीन होती है ये पूरी तरह से हमारे अंदर से सेल है तो सेल के अंदर पूरी तरह से धसी होगी, ठीक है, पूरी तरह से धसी होगी, इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल होती है। बट जो हमारे सिर्फ वाल्स पे धसी होगी, जो हमारे अंदर तक होगी, जैसे इसमें क्या है, इस सेल्स में जो बाहर होगी उसको हम पेरीफेरल कहेंगे, बाहर जो हमारी होगी पेरीफेरल के, लेकिन जो पूरी अंदर तक धसी है उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। तो इंटीग्रल प्रोटीन 2 टाइप्स की होती है, जो धसी होती है उसको हम इंटीग्रल कहते हैं, जो सेल पूरी तरह से धसी होती है उसको इंटीग्रल कहते हैं, जो बाहर सिर्फ सेल की लेयर पे बनी होती है बाहर तो उसको हम पेरीफेरल कहते हैं, ठीक है, पेरीफेरल प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। जो मेम्ब्रेन की सरफेस पर होती है इसको पेरीफेरल कहते हैं, ठीक है। और अब जो है इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिए कि सिंगर और निकोलसन ने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए इम्प्रूव्ड मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने 1972 में 1972 में सिंगर और निकोलसन ने जो है जिसे प्रपोज किया था इसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यहाँ पर लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, इसको हम बहुत अच्छे समझा रहे हैं आपको, फ्लूइड मोज़ेक, हाँ इसको हटा देना अब, पेरीफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन इसको तो समझाना नहीं है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में, ठीक है। 1970 सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। सिंगर और निकोलसन ने 1972 में जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या होता है थोड़ा समझिए आप। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, तरल, तरल पदार्थ, लिक्विड, ठीक है। फ्लूइड का मतलब होता है तरल। मोज़ेक का मतलब आप समझ में आ रहा है। मोज़ेक याद करिए, जब हमने आपको वायरस पढ़ाया था, वायरस में हमको तो टोबैको के पौधे बताए थे, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। मोज़ेक का मतलब क्या होता है कि छिड़का हुआ, जैसे कि कोई भी है उसके ऊपर धब्बे लग जाए, ये है, अगर इस पे के ऊपर आप कुछ छिड़क दीजिए, इस तरह से कुछ छिड़क दीजिए, ऐसे करके, देखा, तो इसको क्या कहते हैं, मोज़ेक कहते हैं, इसको छिड़क देना मतलब मोज़ेक। कभी कोई अच्छी वाली मिठाई खरीदी होगी, उसमें देखिए कि काजू के पीस छोटे छोटे टुकड़े में या कुछ ऐसे मिठाई के ऊपर फेंक दिया जाता है, ठीक है, तो छिड़क दिया जाता है, उसको कहते हैं मोज़ेक, मतलब छिड़कना होता है, ठीक है। इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ होते हैं, ठीक है, तरल पदार्थ होते हैं। फ्लूइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्लूइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो फ्लूइडिटी होती है वो आ रही होती है, वो लिपिड से होती है। जो फ्लूइडिटी आती है ये लिपिड से आती है, ठीक है। और जो मोज़ेक का मतलब होता है छिड़का हुआ, ऑन द लिपिड बाई लेयर द प्रोटीन और द स्टैंडर्ड, ठीक है, सैचुरेटेड, ठीक है। तो ये जो होते हैं सेंटर्ड होती है। तो हमने आपको क्या बताया कि जो मोज़ेक का मतलब कि छिड़का हुआ, ठीक है, ऑन द लिपिड बाई लेयर द प्रोटीन आर स्कैंटेड, ठीक है,
स्कैंटेड होता है, स्कैंटेड होता है, ठीक है। इसका मतलब है फ्लूइडिटी इसमें कहाँ आती जाती है, लिपिड से। इसमें जो लिपिड होते हैं, ये लिपिड होते हैं जो मोनोलेयर्स ऊपर नीचे होते हैं, इसमें जो फ्लूइडिटी, जो तरल, जो मतलब पानी तक रिसाव होता है, इसको कहते हैं फ्लूइडिटी। ये हमारे लिपिड से आती हैं। और जो मोजाइक होता है, मोजाइक जो प्रोटीन होती है, इसमें देखिए जो प्रोटीन होती है धसी हुई होती है, ठीक, छिड़की हुई होती है ऐसे वो, ठीक है। तो इसको कहते हैं मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने दिया, ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें शायद आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिए आप कि मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर, हाँ, इसके अनुसार लिपिड क्लासिफाइड 43 फोकस होते हैं, मोलिकुलर, ये चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद मेम्ब्रेन में प्रोटीन की मूव की एबिलिटी उसकी फ्लूइडिटी के रूप में मेजर की जाती है, ठीक है। तो ये प्रोटीन की मूव करने की एबिलिटी उसकी फ्लूइडिटी की डिपेंड होती है, ठीक है, की जाती है। अब इसमें क्या है कि ये किस तरह से प्रोटीन मूव करेगा, ये इसकी फ्लूइडिटी पे, लिपिड पे डिपेंड करता है कि किस तरह से मूव करता है आगे पीछे, ठीक है, कैसे करता है, ठीक है। तो ये जो है, जब मूव करता है तो साहब ये ऐसे ही बढ़ता है, ठीक है। ये एक ही वे में मूव करता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आगे पीछे ऊपर नीचे करके मूव करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए, ठीक है। इसको कहते हैं लेटरल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको कहते हैं लेटरल लोकोमोशन या मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट, ठीक है। इसको कहते हैं लेटरल मूवमेंट, ठीक है। ये एक ही तरफ करते हैं, इसको लेटरल मूवमेंट कहते हैं। यहीं पे सब एक साथ हो गया, ठीक है, लेटरल मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर, सेल ग्रोथ, इंट्रेकुलर जंक्शन फॉर्मेशन, सेक्रेशन, एंडोप्लाज्मिक सेल डिवीजन आदि, ये महत्वपूर्ण, ठीक है। मेम्ब्रेन का मुख्य मेनली कार्य जो होते हैं मॉलिक्यूल में ट्रांसपोर्ट में सहायता करना, बिल्कुल। मेम्ब्रेन का जो मेन कार्य होता है, जो मॉलिक्यूल्स में ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में। मेम्ब्रेन अपनी दोनों तरफ जो प्रेजेंट होती है मॉलिक्यूल्स के लिए सिलेक्टिव परमेलो होती है, ठीक है। और इसके बाद पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं एक, अब इसमें देखिए थोड़ा सा पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट देख लीजिए। पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें बिना एनर्जी खर्च किए मेम्ब्रेन के दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, हायर जो प्लांट्स होते हैं, हायर टू लोअर, ठीक है। इसमें देखिए आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हायर टू लोअर, ठीक है। कहीं तो उसको हटा दे, नहीं तो अभी चलने दीजिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, हायर टू लोअर, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्टिव जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें हायर टू लोअर, इसमें बिना एनर्जी खर्च किए मेम्ब्रेन के दोनों तरफ मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें न्यूट्रल सॉल्यूट सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा मेम्ब्रेन के दोनों तरफ एलोंग कंजुगेटेड ग्रेडियंट मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जहाँ होता है नॉन पोलर से पोलर की तरफ, ठीक है, नॉन पोलर से पोलर की तरफ जहाँ होता है, ठीक है। इसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि लोअर टू हायर, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। हमने अभी पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हायर टू लोअर, ये किसको क्या कहते हैं, पर जब कम, ज़्यादा से कम की तरफ जाए तो क्या कहते हैं उसको, पैसिव की एक्टिव, उसको पैसिव कहेंगे। जब ज़्यादा पैसे कमा रहा है वो कम पैसे की तरफ जाए तो उसको क्या कहते हैं, पैसिव कहते हैं, एक्टिव कहते हैं, उसको पैसिव कहते हैं। बट जब कोई कम से ज़्यादा की तरफ जाए उसको क्या कहते हैं, एक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव आप समझ गए। जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जाए उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट, और जब मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप समझ गए, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कुछ आयंस या मॉलिक्यूल्स या मेम्ब्रेन के आर पार ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मेनली होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन होता है। एग्जांपल इसमें एटॉमिक आवश्यकता नहीं होती। एग्जांपल Na+ पंप, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप समझ गए। सेल मेम्ब्रेन की बात हमने इसमें की, ठीक है। अब बात करेंगे सेल वॉल की, ठीक है। सेल वॉल में थोड़ा सा देख ली, हमने आपको बताया था कि सेल वॉल किस में पाई जाती है, प्लांट्स में कि एनिमल में, प्लांट्स में। हमारे एनिमल्स के केस में क्या आप ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। सेल वॉल किस में पाई जाती है, रिजिड सेल वॉल में, उसमें एनिमल्स, प्लांट के केस में, ठीक है, सॉरी, प्लांट्स के केस में, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। सेल वॉल आप समझ गए कि नहीं। सेल वॉल, ये हमारी सेल वॉल, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये हमारी सेल वॉल है, ठीक है। तो प्लांट्स, हाँ, सेल वॉल है, ये हमारी सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल किसमें बाहर पाई जाती है, प्लांट्स में, ठीक है। और एनिमल्स में क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर पाई जाती है, ठीक है। एनिमल्स में क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर पाई जाती है, सेल वॉल अंदर पाई जाती है, ठीक है। एनिमल्स में क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर पाई जाती है, वो तो एनिमल्स के केस में क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर होती है, प्लांट्स के केस में क्या होती है, सेल वॉल बाहर होती है। तो ये हम किसको पढ़ रहे हैं, सेल वॉल को, ठीक है, सेल वॉल को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेल वॉल को देखते हैं। सेल वॉल तो समझ गए आप, जो रिजिड सेल वॉल होती है, जो बाहर डिफरेंट टाइप की सेल वॉल होती है, जो स्लाइडेन साहब ने बताया था, ठीक है। तो भी हम स्लाइडेन साहब के सेल वॉल को पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये नॉन लिविंग रिजिड
सेल स्ट्रक्चर है जो फंजाई तथा प्लांट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहरी खोल बनाती है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। सेल वॉल सेल के शेप प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ सेल को मैकेनिज्म डैमेज तथा इन्फेक्शन से बचाते हैं। हमने पहले ही बताया था सेल वॉल सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं भाई, जिससे हमारी बॉडी बनी। अगर हमारी बॉडी में सेल ना होते तो हम कैसे, मतलब हमारी बॉडी में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर है, जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स के ऊपर जो सेल वॉल नहीं होगी तो प्लांट्स कैसे शेप में प्रोवाइड हो पाएंगे, शेप उन्हें शेप नहीं बना, उनको जो मैकेनिज्म उनको जो हेल्प है वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो मैकेनिकल डैमेज था इन्फेक्शन से बचाते हैं वो सेल वॉल होते हैं, ठीक है। सेल वॉल सेल्स टू सेल्स इंट्रैक्शन से भी सहायता का हेल्प करते हैं, ठीक है। अंडर सेरेब्रल मॉलिक्यूलर्स के लिए बैरियर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज गैलेक्टन मैनस तथा माइनस जैसे कैल्शियम प्रोकार्बोनेट से बनी होती है। एल्गी की सेल वॉल जो होती है हमारी वो सेलुलोज गैलेक्टन्स मैनस तथा मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ठीक है। जबकि दूसरे प्लांट से सेलुलोज हेमीसेलुलोज पेसिटीन्स प्रोटीन्स की बनी होती है, ठीक है। हमने आपको बताया कि एल्गी जो होती है, जो हमारी एल्गी होती है, एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज की होती है, गैलेक्टन्स की होती है, मैनस की होती है, मिनरल्स की होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ठीक है। जबकि दूसरे प्लांट्स में यह सेलुलोज हेमीसेलुलोज प्रोटीन्स तथा प्रोटीन्स की बनी होती है, ठीक है। यंग प्लांट सेल की सेल वॉल ग्रोथ करने में सक्षम नहीं होती, प्राइमरी वॉल्स बोलते हैं, ठीक है। यंग प्लांट जो होती है, यंग प्लांट की जो सेल होती है, जो यंग प्लांट्स होते हैं इनकी सेल वॉल ग्रोथ करने में, जो हमारे यंग प्लांट होते हैं इनकी सेल वॉल ग्रोथ करने में जो है कैपेबल नहीं होती है, ठीक है। ग्रोथ करने में कैपेबल नहीं होती, इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। इसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। जो हमारे यंग प्लांट जितने भी होते हैं, इसकी जो प्लांट्स होती है इनकी सेल वॉल जो है ग्रोथ करने में कैपेबल नहीं होती, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। इसका जो ग्रोथ करने की एबिलिटी मैच्योरिटी के साथ घटती जाती है, सेल के अंदर की तरफ टूवर्ड्स मेम्ब्रेन सेकेंडरी वॉल को फॉर्मेशन होने लगता है। प्राइमरी के बाद क्या होती है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है, ठीक है। सेकेंडरी, ये तो आपको सबको ही पता होगा कि प्राइमरी के बाद क्या आती है, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। लिख नहीं रहा मैं इतना बेसिक, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल होती है, ठीक है। मिडिल लैमेला मेनली कैल्शियम पैक्साइड की लेयर है जो आसपास डिफरेंट सेल्स की पकड़े रहती है, ठीक है। इसकी चीज़ एक चीज़ थोड़ा समझिए आप, ठीक है, कि जो हमारे मिडिल लैमेला होती है, ठीक है, जो हमारी मिडिल लैमेला होती है मेनली कैल्शियम जो आसपास के चिपकाए रहती है, ठीक है। अब एक चीज़ फिर से हम दो सेल्स बना रहे हैं, ठीक है, दो सेल्स बना रहे हैं, ठीक है। और दो सेल्स जो हम दो सेल्स बनाते हैं, ठीक है, जो हम दो सेल्स बनाते हैं, ठीक है। इन दो सेल्स में क्या होता है कि इन दो सेल्स को जो दो सेल्स को जो चिपकाने का काम करती है, ठीक है, इन जो दो सेल्स को चिपकाने का काम करती है, इसको हम कहते हैं क्या, इन जो दो सेल्स को चिपकाने इनको मिडिल लैमेला कहते हैं, ठीक है। मिडिल लैमेला, ठीक है। मिडिल लैमेला इसको चिपकाने का काम करती है, ठीक है। मिडिल लैमेला का काम जो होता है वो उसको चिपकाने का काम होता है, ठीक है। इसके अलावा जो होता है साहब, ये हमारी जो सेल वॉल होती है, ठीक है, ये मिडिल लैमेला इसको चिपकाने का काम करती है, डिफरेंट चिपकाए पकड़े रहती है, ठीक है। इन दोनों को जो चिपकाने का काम करता है ये जो होता है ये हमारे मिडिल लैमेला होती है, ठीक है। ये हाँ एक चीज़ आने का, ये हमारा डोनर है, ये हमारा रिसेप्टर है, ठीक है, ये हमारा रिसेप्टर है, ठीक है। इसके अलावा जो हमने आपको बताया कि सेल वॉल था मिडिल लैमेला प्लाज्मोडियम द्वारा आर पार ट्रांसफर्ड हो सकते हैं। ये मिडिल लैमेला प्लाज्मोडेमेटा द्वारा जब मिडिल लैमेला ये प्लाज्मोडेमेटा होती है, ये प्लाज्मोडेमेटा द्वारा क्या होती है, ये ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है। ये डोनर से रिसेप्टर की तरफ जाते हैं, प्लाज्मोडेमेटा के द्वारा होता है, ठीक है। सेल वॉल था मिडिल लैमेला प्लाज्मोडेमेटा द्वारा आर पार ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मोडेमेटा आसपास की सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। प्लाज्मोडेमेटा जो होती है ये आसपास की सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। आसपास की जितनी भी सेल्स होती हैं इनको जो कनेक्ट करने का काम होता है ये प्लाज्मोडेमेटा होता है। मतलब इस पूरे सेल्स में ये जो साइटोप्लाज्म कनेक्ट करने का जो काम होता है अदर सेल्स जो छोटी छोटी सेल्स होती हैं यहाँ पे, ये जो काम करता है ये करता है प्लाज्मोडेमेटा। ये हमारा प्लाज्मोडेमेटा जो होता है अदर सेल्स को साइटोप्लाज्म के अंदर कनेक्ट करने का काम करता है। ये जो प्लाज्मोडेमेटा होता है हमारा, हमने आपको क्या बताया कि जो मिडिल लैमेला होता है ये हमारे चिपकाने का काम करती है, एक दूसरे से एक सेल को जो जोड़ने का काम, लेकिन जो ट्रांसफर से और जोड़े रखने का काम करता है ये हमारा प्लाज्मोडेमेटा करता है, ट्रांसफर का काम करते हैं डोनर से सेट रख दे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने आपको सेल वॉल तक बता दी, ठीक है। और सेल वॉल में हमको बताया जो चिपकाने का काम करता है प्लाज्मोडेमेटा करता है, और जो डोनर रिसेप्टर जो ट्रांसफर का काम करता है मेरा मिडिल लैमेला करता है, ठीक। मिडिल लैमेला हमारा जो क्या करता है वो ट्रांसफर का सॉरी हाँ एक चीज़ गलत बताई हमने, जो हमारे ट्रांसफर का काम करता है वो हमारा मिडिल लैमेला होता है। जो हमारा ट्रांसफर का काम नहीं जो चिपकाए वो पकड़े रहती है, गलत नहीं सही बताया था। जो हमारे मिडिल लैमेला होती है चिपकाए रहने का काम करती है, जो हमारे चिपकाने का काम करती है हमारी मिडिल लैमेला ही काम करती है, हमारे चिपकाए रखने का काम, ठीक है। और जो हमारे ट्रांसफर का काम करते हैं इसको हम प्लाज्मोडेमेटा कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडेमेटा जो होती है हमारी चिपकाए रखने का काम करती है, प्लाज्मोडेमेटा होती है, ठीक है। प्लाज्मोडेमेटा हमारी ये ट्रांसफर का काम करती है, सॉरी प्लाज्मोडेमेटा हमारा ट्रांसफर का काम करती है,
ट्रांसवर्स का काम करती है और ये हमारे चिपकाए रखने का काम करती है। ठीक है, जी मैं ट्रांसवर्स का काम जो करती है वो कौन करता है, प्लाज्मोडेमाटा। देखिए यहाँ से हमने आपको देखा ना, ये प्लाज्मा एक सेल से डोनर से जो ट्रांसफर्स का काम करती है, हमारा काम करता है कौन, प्लाज्मोडेमाटा। कौन करता है, प्लाज्मोडेमाटा हमारा किसका काम करता है, ट्रांसफर्स का काम करता है। वो जो हमारा मिडिल लेयर होता है ये हमारा चिपकाए रहने का काम करता है, किसी सेल्स को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है, कौन मिडिल लेयर। ठीक है, तो आज हमने थोड़ा सा प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत जाना। ठीक है, तो आज हम सेल वॉल तक खत्म कर रहे हैं। ठीक है, कल हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हर जितनी भी ऑर्गनली हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक, आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।